प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम क्लास 9th के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उसमें एसएसटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का हम पार्ट 2 जो है यहाँ पर हम सोल्व करवाने जा रहे हैं। इससे पहले हम पार्ट 1 का सॉल्यूशन करवा चुके हैं। तो डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये हम जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम यहाँ पर ले रहे हैं, और इसके अलावा भी जो है आपको बुक्स के क्वेश्चन या कोई भी जो गाइड है उसमें जो क्वेश्चन दे रखे हैं उनको भी आप जरूर पढ़ना, अगर आपको बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर लाने हैं तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन हमारा पूछा जाता है कि भारत के पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। तो देखिए, हमारे जो भारत के पड़ोसी देश है वो है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। तो इसके बाद देखिए, हमारा जो क्वेश्चन है एक और आपसे पूछा जाता है कि भारत में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य और सबसे छोटा राज्य। देखिए, ध्यान रखना, क्षेत्रफल के आधार पर। तो देखिए, भारत में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है और सबसे छोटा राज्य जो है गोवा है। इसके बाद आपसे भारत की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई और तथा इसकी चौड़ाई आपसे पूछी जा सकती है। तो देखिए, भारत की जो है उत्तर से दक्षिण तक लंबाई है 3214 किलोमीटर। इसके बाद है भारत की पूर्व से पश्चिम तक चौड़ाई है 2933 किलोमीटर। इसके बाद देखिए, आपसे पूछा जाता है कि कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो देखिए, इसका आंसर है कर्क रेखा जो है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों से होकर जो है गुजरती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है और इसके कोई दो लाभों का उल्लेख कीजिए। तो देखिए, भारत की तट रेखा की लंबाई जो है 7516.6 किलोमीटर है, और इसके दो लाभ जो हैं हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं। देखिए, पहला लाभ हम लिखेंगे कि बहुत से महत्वपूर्ण बंदरगाहों को स्थापित करने में मदद मिलती है। ये बंदरगाह भारत के लिए विदेशी व्यापार द्वारा है। एक है मत्स्य उद्योग को विकसित करने में सहायक बनी है। इस उद्योग में हजारों मछुआरों को जो है रोजगार मिलता है। इसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है खादर और बांगर में या बांगर और खादर में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, बांगर और खादर में अंतर हम करेंगे। तो देखिए, बांगर क्या होता है, ये पुराने जलोढ़ या पुरानी मिट्टी है और उत्तरी मैदानों का सबसे बड़ा हिस्सा है। वे नदियों के बाढ़ मैदानों के ऊपर स्थित होते हैं और संरचना की तरह जो एक छत पेश करते हैं। यह भूमि जो है कम उपजाऊ होती है तथा खेती के लिए आदर्श नहीं होती। तो ये होते हैं बांगर। और खादर की बात करें तो खादर क्या होता है, देखिए, बाढ़ के मैदानों की नई और छोटी जमा राशि को जो है खादर के नाम से जाना जाता है। यह नए जलोढ़ या नई मिट्टी है और बहुत उपजाऊ जो है होती है। इस प्रकार जो है खादर गहन कृषि के लिए आदर्श है। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि प्लेटों की गतियों को सामान्यतः कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है, और व्याख्या भी कीजिए। यानी कि जो प्लेटों की जो गतियां हैं उनको कितने भागों में जो है बांटा जाता है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे प्लेटों की गतियों को सामान्य 3 वर्गों में जो है विभाजित किया जाता है। पहला हमारे पास है अभिसारी परिसीमा, यानी इसका मतलब क्या होता है, प्लेटों का एक दूसरे के निकट आना जिसके कारण वह या एक दूसरे से टकरा कर या तो टूट जाती है या फिर एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे जा सकती है। इसके बाद अपसारी परिसीमा है, तो इसमें क्या होता है, प्लेटें जो हैं एक दूसरे से दूर जाती हैं। और रूपांतरण परिसीमा में क्या होता है, इसमें प्लेटें क्षैतिज दिशा में जो है गति करती हैं। इसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में हिमालय के ऊंचे शिखर के नाम बताइए तथा उनकी ऊंचाई भी लिखिए। ये क्वेश्चन का मतलब ये है, देखिए, हिमालय है और हिमालय में केवल हमें भारत के जो पर्वतीय शिखर हैं केवल उन्हीं के नाम बताने हैं और उनकी ऊंचाई भी लिखनी है। तो देखिए, यहाँ पर पहला क्या आता है, कंचनजंगा, जिसकी ऊंचाई है 8598 मीटर। इसके बाद है नंगा पर्वत, जिसकी ऊंचाई है 8126 मीटर। इसके बाद है कोमेट, जिसकी ऊंचाई है 7756 मीटर। और एक है नामचा बरुआ, इसकी ऊंचाई है 7756 मीटर। इसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रायद्वीपीय पठार की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, प्रायद्वीपीय जो पठार हैं उनका वर्णन करना है। ये देखिए 3 या 4 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें ये आएगा आपके। तो देखिए, ये क्या चीज़ है कि यह प्राचीनतम भूभाग गोंडवाना भूमि का एक मेज की आकृति वाला स्थल है जो आग्नेय पुराने क्रिस्टलीय तथा रूपांतरित सेलों से जो है बना हुआ है। और इसके 2 भाग हैं, एक भाग है नर्मदा नदी में
के दक्षिण में एक त्रिभुजाकार भूभाग है, इसे बोलते हैं दक्षिण का पठार। जबकि उत्तरी भाग को जो है मध्य उच्च भूमि कहते हैं। इसमें छोटा नागपुर का पठार, बुंदेलखंड का पठार और मालवा का पठार सम्मिलित हैं। इसके बाद इस पठार का एक भाग जो है उत्तर पूर्व में भी देखा जा सकता है। इसे मेघालय तथा कार्बी आंगलोंग पठार भी कहते हैं। इसके बाद जो है यहाँ पर इसके बाद देखिए, दक्षिणी पठार के पश्चिमी तथा पूर्वी किनारे क्रमशः पश्चिमी घाट तथा पूर्वी घाट कहलाते हैं। और दक्षिणी पठार के काले मिट्टी का जो क्षेत्र है वो दक्कन ट्रेप कहलाता है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि पश्चिमी घाट तथा पूर्वी घाट के मध्य अंतर स्पष्ट करें। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में अंतर पूछा है। तो देखिए पश्चिमी घाट की बात करते हैं सबसे पहले। तो इसमें क्या है, पश्चिमी घाट पश्चिमी तट के समानांतर सतत श्रृंखला है जिसे केवल दर्रों से ही पार किया जाता है। अगला है पश्चिमी घाट की ऊंचाई जो है 900 से 1600 मीटर है। जो पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है। अनाईमुदी इसका सबसे ऊंचा शिखर है। इसके बाद पूर्वी घाट की बात करें तो पूर्वी घाट में देखिए, पूर्वी घाट पूर्वी तट के समानांतर असतत श्रृंखला है जिसे बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों ने काट दिया है। और पूर्वी घाट की जो औसत ऊंचाई है वो 600 मीटर है। और महेंद्रगिरी इसका सबसे ऊंचा जो है शिखर है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय मरुस्थल की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर हम देखिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा, इस क्षेत्र में जो है 150 मिलीमीटर से कम वर्षा होती है और इस क्षेत्र में जो है वनस्पति बहुत कम पाए जाते हैं। और इस क्षेत्र की जो नदियां हैं समुद्र तक कम जल होने के कारण नहीं पहुंच पाती और केवल जो है वर्षा ऋतु में ही दिखाई देती हैं। इनमें बरखान यानी कि अर्धचंद्राकार बालू का जो टीला होता है इस क्षेत्र में अधिक मिलते हैं। लंबवतः बालू के टीले भारत पाकिस्तान की सीमा के निकट जैसलमेर में जो है दिखाई देते हैं। और लूनी इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन की बात करते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन है कि पश्चिमी तटीय मैदान तथा पूर्वी तटीय मैदान के मध्य अंतर स्पष्ट करें। तो देखिए ये क्या है, पश्चिमी तटीय मैदान क्या है कि पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के मध्य स्थित मैदान है। और पश्चिमी तटीय मैदान के 3 भाग है। उत्तरी भाग को कोंकण बोलते हैं, मध्य भाग को कन्नड़ बोला जाता है तथा दक्षिणी भाग को जो है मालाबार कहा जाता है। इसके बाद पश्चिमी तटीय मैदान जो है कम चौड़ाई यानी कि इसकी जो चौड़ाई है वो कम है। इसके बाद पूर्वी तटीय मैदान की बात करें तो ये क्या है, पूर्वी घाट तथा बंगाल की खाड़ी के मध्य स्थित मैदान है। और पूर्वी तटीय मैदान 2 भागों में विभाजित है। उत्तरी भाग को उत्तरी सरकार तथा दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। और यह मैदान जो है विस्तृत यानी कि बहुत फैला हुआ है। इसके बाद अगला क्वेश्चन होता है हमारा, सिंधु नदी तंत्र की व्याख्या करें। तो यहाँ पर देखिए हमारा सिंधु नदी तंत्र है। तो सिंधु नदी का जो उद्गम है मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में है। ये नदी पश्चिम की ओर बहती हुई भारत में जम्मू एवं कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में प्रवेश करती है। और जास्कर, नुब्रा, श्योक, होंजा, सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब तथा झेलम जो है इसकी सहायक नदियां हैं। इसके बाद सिंधु घाटी का जो ढाल जो है बहुत धीमा है। इसका 1/3 भाग ही जो है भारत के जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा पंजाब में है। शेष भाग जो है पाकिस्तान में है। और इसकी कुल लंबाई जो है 2900 किलोमीटर है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें हम कि गंगा नदी तंत्र की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो देखिए गंगा नदी तंत्र क्या है, देखिए गंगा जो है भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई जो है 2500 किलोमीटर से भी अधिक है। यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी गंगा की हिमालय की जो है इसकी सहायक नदियां हैं। जबकि चंबल, सोन, बेतवा प्रायद्वीपीय नदियां हैं। गंगा पूर्व दिशा में फरक्का तक बहती है और फिर 2 भागों में विभाजित हो जाती है। एक भागीरथी हुगली जो बंगाल से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। दूसरी शाखा बांग्लादेश में जाकर ब्रह्मपुत्र के साथ मिलकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन बनाती है। और गंगा नदी तंत्र जो है उत्तर के विशाल मैदान के बहुत बड़े भाग को जो है सींचता है। इसके बाद देखिए बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो देखिए ब्रह्मपुत्र की बात करते हैं हम। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है तिब्बत के मानसरोवर झील के पूर्व से निकलती है और पूर्व की ओर
बहती है। इसकी लंबाई जो है 2900 किलोमीटर है, पर इसका अधिकतर भाग जो है भारत से बाहर है। नामचा बरूका शिखर के पास पहुंचकर ये यू अक्सर जैसी मोड़ लेती है और अरुणाचल प्रदेश में एक गोज के माध्यम से जो है प्रवेश करती है। इसके बाद देखिए दिबांग, लोहित, केनुला इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं और भारत में असम के मैदान को यह नदी मुख्यतः सींचती है, परंतु वर्षा ऋतु में जो है इसकी बाढ़ असम में अधिक नुकसान करती है। असम में इसमें जो गाद हैं वो बहुत होती हैं। इसके बाद देखिए हम अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि नदियों के आर्थिक महत्व की विवेचना कीजिए, यानी कि नदियों से क्या आर्थिक महत्व है। तो हम बात करेंगे नदियों का जल जो है प्राकृतिक संसाधन है और अनेक मानवीय क्रियाकलापों के लिए काम आता है। नदियों के तट प्राचीन काल से ही निवास स्थान रहे हैं और ये जो गांव हैं अब बड़े बड़े शहर बन चुके हैं जो आर्थिक गतिविधियों का केंद्र है। सिंचाई, नौ संचालन, जल विद्युत निर्माण में जो है नदियां महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसके बाद देखिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम, नदियों में प्रदूषण के कारणों की समीक्षा करें, यानी कि नदियों में जो प्रदूषण है उसका क्या कारण है। तो देखिए नदी जल की घरेलू, औद्योगिक तथा कृषि में बढ़ती मांग के कारण इसकी गुणवत्ता प्रभावित हुई है। उद्योगों के द्वारा अपरिष्कृत कचरे को नदियों में बहा देने से जो है प्रदूषण बढ़ा है और शहरीकरण के कारण भी जो है प्रदूषण बढ़ा है। इसके बाद हम बात करते हैं भारत में मानसूनी प्रकार की जो जलवायु है वो क्यों है, इसके 3 कारण दीजिए। तो पहला कारण क्या है कि भारतीय जलवायु जो है मानसूनी पवनों से नियंत्रित रहती है और भारत जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। इसका आधा भाग जो है कर्क रेखा से दक्षिण की ओर पड़ता है। यहाँ पृथ्वी का घूर्णन जो है सक्रिय रहता है, जो उत्तर की ओर से दक्षिण की गोलार्ध की पवनों को बाएं ओर मोड़े रहता है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेट धाराएं क्या हैं तथा वे किस प्रकार भारत की जलवायु को प्रभावित करती है। तो देखिए जेट धारा क्या है कि ऊपरी सौर मंडल के संकीर्ण क्षेत्र में तीव्र गति से बहने वाली पवन जो है जेट धारा कहलाती है और इसके प्रवाह की दिशा जो है जल धाराओं की तरह निश्चित होती है, इसलिए इसे जेट धारा कहा जाता है। ये दरअसल से 6 से 14 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो है लहरदार रूप में बहती हैं। अब हम बात करते हैं कि किस प्रकार जो है भारत की जलवायु को प्रभावित करती है। तो देखिए क्या होता है कि भारत की जलवायु पर जेट धाराओं की गति का गहरा प्रभाव पड़ता है। शीत ऋतु में जो है हिमालय के दक्षिणी भाग के ऊपर समताप मंडल में पश्चिमी जेट धाराओं की स्थिति रहती है। जून के महीने में यह उत्तर की ओर जो है खिसक जाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन की बात करते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन हमारा, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो देखिए इस कारण है हमारे अक्षांश। अक्षांश किस तरह से कारण है, देखिए अक्षांश पर किसी भी देश की स्थिति का प्रभाव जलवायु पर पड़ता है। इसके बाद ऊंचाई की बात करें, ऊंचाई के बढ़ने पर जो है तापमान में कमी होती जाती है और समुद्र से दूरी, समुद्र से दूर होने पर विषम जलवायु तथा निकट होने पर सम जलवायु होती है। और महासागरीय धाराएं, तो गर्म महासागरीय धाराओं के प्रभाव के कारण जो है जलवायु सम और ठंडी धाराओं के कारण जो है जलवायु विषम रहती है। वायु दाब की बात करते हैं तो किसी भी क्षेत्र का वायु दाब उस स्थान के अक्षांश तथा ऊंचाई पर जो है निर्भर करता है। इसके बाद देखिए हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन की, भारत में किन्हीं 3 नेशनल पार्कों के नाम बताइए। तो देखिए नेशनल पार्कों के नाम आपसे पूछे जाते हैं। तो हमारा पहला पार्क है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो कि उत्तराखंड में है। दूसरा है गिर राष्ट्रीय उद्यान जो कि गुजरात में है। तीसरा है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान जो कि मध्य प्रदेश में है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं। तो देखिए पारिस्थितिक तंत्र क्या है, पारिस्थितिक तंत्र जो है आहार श्रृंखला की दृष्टि से पादप और जंतुओं द्वारा की गई एक व्यवस्था है जिसके द्वारा वे अपने भौतिक पर्यावरण में परस्पर अंतः निर्भरता और अंतः संबंध बनाए रखते हैं। इसके बाद देखिए आपसे एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि वनस्पतियों के प्रकार बताइए और उनकी परिभाषा भी आपको लिखनी है। तो देखिए वनस्पति के कुछ प्रकार हैं। पहला है प्राकृतिक वनस्पति। इसका अर्थ क्या होता है कि वनस्पति का वह भाग जो मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप जो है पैदा होता है और लंबे समय तक उस पर मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता, प्राकृतिक वनस्पति कहलाता है।
इसके बाद देशज वनस्पति की बात करें तो वह वनस्पति जो कि मूल रूप से भारतीय है उसे देशज कहते हैं। इसके बाद विदेशज की बात करें तो जो पौधे भारत के बाहर से आए हैं उन्हें जो है विदेशज वनस्पति कहा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की प्राकृतिक वनस्पति को 5 भागों में बांटा जाता है। यानी कि आपसे ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि भारत की प्राकृतिक वनस्पति को कितने भागों में बांटा गया है और उनके जो है नाम लिखिए। तो देखिए 5 भागों में बांटा गया। पहला है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन यानी कि सदाबहार वन, दूसरा है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, तीसरा है कटीले वन या झाड़ियाँ, चौथा है पर्वतीय वन और पांचवा है मैंग्रोव वन। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। तो देखिए राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की मुख्य विशेषताएं हैं 14 वर्ष के जो सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना और व्यापक स्तर पर टीकाकरण द्वारा बीमारियों से बच्चों को छुटकारा दिलाना और लड़कियों की जो शादी की उम्र है उसको बढ़ाने के लिए जो है प्रोत्साहित करना। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि लिंग अनुपात क्या है। भारत में लिंग अनुपात जो है प्रतिकूल होने के कारण बताइए। तो देखिए लिंग अनुपात क्या है, जनसंख्या में प्रति 1000 पुरुषों पर उपलब्ध महिलाओं की संख्या को लिंग अनुपात कहते हैं। यानी कि 1000 जो पुरुष हैं उन पर जो है कितनी महिलाएं हैं यानी कि कितनी लेडीज है उनकी जो संख्या है उसको बोलते हैं हम लिंगानुपात। तो इसके बाद देखिए इसके कारण देखिए कि भारत में जो है तुलनात्मक रूप से बालिका शिशु मृत्यु दर अधिक है और भारतीय समाज में लड़कियों की अपेक्षा लड़कों का अच्छे ढंग से जो है पालन पोषण किया जाता है और महिलाओं में अभी भी प्रसव काल में होने वाली मृत्यु दर अधिक है और ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं का सामाजिक आर्थिक स्तर पुरुषों की अपेक्षा नीचा है। गैर कानूनी भ्रूण लिंग परीक्षण बालिका शिशु के साथ किया जाने वाला अन्यायपूर्ण व्यवहार है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि जनसंख्या को प्रभावित करने वाले मूल घटकों का वर्णन कीजिए। तो देखिए ये क्या है, एक तो जन्म दर है। जन्म दर क्या होती है कि एक वर्ष में प्रति 1000 लोगों पर जन्म लेने वाले जीवित व्यक्तियों की यानी कि जीवित बच्चों की जो संख्या है वो जन्म दर कहलाती है। मृत्यु दर की बात करें तो एक वर्ष में प्रति 1000 लोगों पर मरने वाले व्यक्तियों की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। इसके बाद है आप्रवासन। आप्रवासन क्या होता है, देखिए एक क्षेत्र की अनुकूल दशाएं होने के कारण उसमें बाहर से एक प्रजाति के लोगों का बस जाना आप्रवासन कहलाता है। इसके बाद हम बात करते हैं उत्प्रवासन की। तो उत्प्रवासन देखिए क्या होता है, एक क्षेत्र विशेष में प्रतिकूल दशाएं रहने से वहां के लोगों का अन्य स्थान पर चला जाना उत्प्रवासन कहलाता है। इसके बाद बात करेंगे हम पर्यावरणीय प्रतिरोध की। तो देखिए इसमें क्या होता है, पर्यावरणीय समस्त जैविक कारणों का समूल योग है जिनका निदान उस क्षेत्र विशेष में रहने वाली जनसंख्या नहीं कर पाती है। ये लोगों को संबंधित क्षेत्र से त्याग करने को विवश कर देते हैं। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स हमने पार्ट सेकंड में जो है भूगोल की जो बुक है आपकी उसके क्वेश्चन लिए हैं। इसके बाद पार्ट थर्ड में हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे और इसी तरह से जो हम सारी एसएसटी के जो क्वेश्चन है उनको यहाँ पर हम करवा देंगे। तो डियर स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें।